अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लाइन विद सऊद ज़फ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे हर हुकूमत जो आती है वो आवाम की खिदमत और उनके लिए जो नारे लगाए जाते हैं और उन्हें मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए वो आती है। इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं और फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद ये दावे शायद या ये वादे भुलाए चले जाते हैं। इलेक्शन करीब आते ही फिर से जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने वाली होती है 3 साल या 4 साल के बाद फिर से कारकर्दगी दिखाने के लिए नए नए बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान किया जाता है। ये देखने में आया है और ऐसा अब भी नज़र आ रहा है। जगह जगह नए नए तरक्याती मंसूबे हुकूमत की जानिब से उनका ऐलान हो रहा है। तमाम शोबों में नए मंसूबे उनके ऐलान किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जानिब से। इसके साथ साथ ये भी लगता है कि इलेक्शन 2018 की तैयारियाँ हैं और यूँ लगता है कि मुल्की ख़जाने के मुँह खोल दिए गए हैं मियाँ साहब की जाने से। बहुत से लोग ये भी कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ को कि वो मुल्क के जो मसाइल हैं उनसे निजात दहिंदा हैं और वही हमारे तमाम मसाइल को दूर कर सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ ये भी कहते हैं कि सड़कें मुल्की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं, नागुज़ीर हैं, क्योंकि अगर सड़कें नहीं होंगी, रोड नेटवर्क नहीं होगा तो तरक्की मुमकिन नहीं है। अब सी पैक वैसे ही जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको वैसे ही पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दिया जाता है, लेकिन साथ साथ जो ग्रीन लाइन बस है, जो कराची सर्कुलर रेलवे है, कराची हैदराबाद मोटरवे है, हम अपने शहर के हिसाब से बात करेंगे, ये सी पैक का हिस्सा बना दिए गए हैं। एक और दावा मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का वो ये कि 2018 तक लोड शेडिंग फिर से ख़त्म हो जाएगी। अब तो ये दावे, ये वादे, ये नारे सिर्फ अब शायद मजाक की हद तक ही महसूस होते हैं, क्योंकि हर हुकूमत आती है और इसी तरह के ऐलान कर दिए जाते हैं कि जी 2011 में, 2010 में, 2008 में, हर हुकूमत के आने पे या अपने टेन्योर के बीच में इस तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन होता नहीं है कुछ। अब यूँ समझा जाए कि मियाँ साहब की जो सियासत का महवर है वो वाकई में आवाम की खिदमत है या फिर ये दोबारा से इक़्तिदार का हुसूल है, क्योंकि इन इक़दामात पर तनकीद भी हो रही है और हल्के की जानिब से हो रही है। ख़ास तौर पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं, वो और उनके सरबराहान ख़ास तौर पर हदफ़ तनकीद बना रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को। इमरान खान साहब हैं, आसिफ जरदारी हैं, फ़ारूक सत्तार हैं, ये सड़कों और बस सर्विसेज पर तनकीद करते हैं, मियाँ साहब के तमाम मंसूबों पर तनकीद की नज़र से उनको देखते हैं और तो ये भी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ सड़कें बनाने में दिलचस्पी रखती है और साबिक़ सदर ने यह भी कहा है कि हुक्मरान पुल सड़कें बना रहे हैं जिससे उन्हें फ़ायदा और कमीशन मिल रहा है। दूसरी जानिब फ़ारूक सत्तार साहब भी, जो कि MQM पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा है कि कराची वालों को नीली पीली लॉलीपॉप देकर मजाक ना उड़ाया जाए उनका। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग की हुकूमत वाकई में आवाम के साथ मुखलिस है या सिर्फ ये महज दावे हैं जो कि सियासत तक ही महदूद हैं। आज इसी प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का मैं आपसे तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाम सुंदर अडवाणी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी विंग सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, तनकीदी जायज़ा लें अगर आज हम मियाँ नवाज शरीफ के इस दौरे हुकूमत का जो प्रेजेंट है और तीसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं वो पाकिस्तान के, जो तरक्याती काम हैं उसमें अव्वलीन समझा जाता है मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि डेवलपमेंटल पार्टी ही कहा जाता है। जब भी आते हैं बड़े बड़े मंसूबे शुरू भी किए जाते हैं, ऐलान तो होते ही हैं लेकिन शुरू भी किए जाते हैं। अब सड़कें हैं, बिजली, पानी, सेहत, तमाम शोबों में नए नए मंसूबों के ऐलान हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जहाँ जहाँ का भी दौरा करते हैं वहाँ एक नए मंसूबे का और बड़े मंसूबे का ऐलान करके जाते हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो कहा जाता है कि नून लीग ने आवाम की खिदमत के लिए मुल्की ख़जाने के मुँह खोल दिए हैं, ये कहाँ तक इसमें हकीकत है? ये वाकई में तरक्याती मंसूबे आवाम की मुश्किलों को दूर करने के लिए हैं या फिर इलेक्शंस की तैयारियाँ हैं? मैं सबसे पहले K21 की मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ, आपका भी भाई, ख़ास तौर पे मुझे यहाँ दावत दी। आपने सर जो बातें की हैं उसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा, मुखालिफिन का अपना एक एंगल होता है, जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, उस समय ये कि जो सामने डेवलपमेंट होती है वो सामने नज़र आती है। सही। एक डेवलपमेंट होती है सिर्फ पेपर्स फाइल्स में, प्रैक्टिकली ग्राउंड नहीं होती है। सही। जैसे अभी आपने बात कही, जो मुखालिफिन हमारे कह रहे हैं सड़कें बन रही है, पुलें बन रही है, उसे कमीशन मिलती है और लोगों को कुछ नहीं मिलता है जी। मैं उन सब लोगों से सिर्फ एक ही सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, वो जो सड़कें बनती है, पुल बनती है, क्या आप उस सड़क पुल को इस्तेमाल नहीं करते? करते हैं, सभी करते हैं। सभी करते हैं।
उस सड़क को पुल का जो डेवलपमेंट होती है बेसिकली ग्रास रूट के जो लेवल के लोग हैं, पब्लिक हैं, उस समय मिडिल क्लास का भी है, दूसरे जो भी हमारी पाकिस्तानी कौम है, उन सबको बेसिक जो यूटिलिटी चीज़ें हैं उसमें कम्युनिकेशन एक अहम फैक्टर है। सही। देखें अभी हम जब भी मुतालबा करते हैं ना किसी भी सियासी प्लेटफार्म से, एनजीओ से, मीडिया के हवाले से, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, लोड शेडिंग है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, ये सारी चीज़ें हम अपने मुतालबात में रखते हैं जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है। सही। जब वो चीज़ें बनती जा रही वो आगे जो डेवलपमेंट का सफ़र है वो चलता जा रहा है, फिर जो लोग काम नहीं करते, जो पार्टी काम नहीं करते हैं, वो उंगली उठाते हैं। सही है। हमारे सिंधी में कहा जाता है, तो जो सलवार कमीज पहनते हैं तो पीछे से कुछ लोग हैं उनकी कमीज जो है ना खींचते हैं। हाँ। तो उस समय हमें ये मुहावरा कहा जाता है, जो काम करते हैं हाँ। उसको पीछे से खींचा जाता है, अच्छा, वो आगे नहीं बढ़े। ये जो सड़कों के जो नेटवर्क या इनको कहा जाए शाहराती मंसूबे, जो शाहराहें बनाने के मंसूबे हैं, ये मुल्कगीर हो रहे हैं। और ये ख़ास तौर पर जो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा है, सीपैक जिसको कहते हैं, ये सीपैक के ही हिस्से हैं बहुत सारे मंसूबे इसमें। आप क्या समझते हैं ये तमाम मंसूबे मुल्क की जो अपनी इक़्तिसादी तरक्की है उसके लिए नागुज़ीर हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? मैं समझा जब से भी हमारी पार्टी के कायद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ आता है, ये तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म है, आप उन तीनों दौरों को जो हमारे गुजरे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो जब भी उन्होंने फोकस किया है पाकिस्तान की इकानमिक्स को, पाकिस्तान की डेवलपमेंट को, स्पेशली जो हमारे कम्युनिकेशन के जो गैप्स हैं, जो रोड से हवाले से या दूसरे, तो अभी इस दफ़ा जब 2013 में आए आप, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा जो सबसे बड़ी है पूरे पाकिस्तान के हवाले से, सिंध के हवाले से, खुसूसन कराची के हवाले से। जो 2013 से पहले कराची के हालात थे वो सब आपके हमारे सबके सामने। अब जो कराची के हालात बेहतर हुए उस समय मैं समझता हूँ मौजूदा वफाकी हुकूमत और जो हमारी अक्सरी क़यादत है उनकी जो कॉम्बिनेशन है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उनकी वजह से कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। सही है। आपको पता है 0 मीटर जब किसी भी गाड़ी का शुरू होता है तो पाकिस्तानी इक़्तिसादी का जो 0 मीटर है सो कराची है। सही है। क्योंकि पोर्ट यहाँ से यहाँ जब अमन पैदा हुआ है तो खुशहाली आ रही है, डेवलपमेंट आ रही है, एंड जो लोग मैं पहले भी कहा जो नहीं करते हैं वो उंगली उठाते हैं। सही आप कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप माइनॉरिटी विंग के भी सदर हैं और अगर आपकी कम्युनिटी की तरफ से ये बात सामने आ रही है तो फिर तो वाकई में अमन है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली भी हैं। उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं और कुछ उनका भी तनकीदी जायज़ा शामिल करते हैं प्रोग्राम में। शाहिदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा साहिबा ये फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ जब भी आते हैं दौरे हुकूमत में, अब तो तीसरी मरतबा वो वज़ीर आज़म बने, जब भी आते हैं नए नए बड़े बड़े मंसूबे ऐलान भी किए जाते हैं और शुरू भी होते हैं। ये वाकई में इससे आप एग्री करेंगी? फिर उसके बाद ज़रा तनकीदी जायज़ा भी लेते हैं। देखें, मियां नवाज शरीफ तीसरी मरतबा अगर वज़ीर आज़म बने तो ये भी आप हकीकत को मानते होंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत बने कि हमने ही वो शर्त को ख़त्म किया और तमाम इख्तियारात जो है जनाब आको चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट को दिए और वो शर्त भी ख़त्म कर दी जो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर में। लाज़मी बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब ही आते थे और हमारे पास तो कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थी कि जो थर्ड टाइम बनने जा रही थी। सही। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भी पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है। अगर जमहूरियत इस मुल्क में चल रही है तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है। हमने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 2013 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा, इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। इसके बावजूद हमने कहा कि डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करना, इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने देना चाहिए और मीसाक़े जमहूरियत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और इसकी लीडरशिप ने मुकम्मल तौर पर एहतराम भी किया। और अच्छा मैम, एक चीज़ करने के लिए जितनी भी साजिशें हुई उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतहाई दानिशमंदाना तरीके से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी सियासी बसीरत से उन तमाम साजिशों को नाकाम बनाया। सही।
अच्छा, एक एक जो आपने जिक्र किया अभी मैम, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, मीसाक जमहूरियत का, ये जमहूरियत या जमहूर अवाम है असल, जिसके लिए सारे काम करते हैं, जिसके लिए हुकूमतें बनती हैं, जिसके लिए रियासत चलती है। अब नून लीग भी तीसरी मरतबा मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, 4 साल उनको भी बीत चुके हैं। पिछली गवर्नमेंट जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, उन्होंने भी इंतहाई कामयाबी से अपना टेन्योर पूरा किया। आप क्या कहते हैं, पिछले दौरे हुकूमत में भी, उससे पिछले जितने भी अदवार गुजरे, हर मरतबा हर आने वाला हुक्मरान ये दावा करता है, ये वादा करता है कि फ़लाने साल बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। अब फिर से एक नया, हमें लॉलीपॉप शायद इसको कहें तो गलत नहीं होगा, मियाँ साहब कहते हैं कि जी 2018 में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। आप क्या समझती हैं, आवाम किसका अब एतबार करे, कब ख़त्म होगा ये मसला? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी कदरों का एहतराम किया और हम यही कहते हैं कि जमहूरियत चलेगी तो आवाम ये देखेगी कि किस हुकूमत ने कितना काम किया। अब आपको ये मालूम है कि पिछले 5 साल दौर में नवाज शरीफ साहब ने या PMLN ने उस जमहूरी कदरों का एहतराम नहीं किया था। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कोर्टों में भी जा रहे थे, सड़कों पे भी आ रहे थे। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो सड़कों पे लोगों को लेके आता था और कहते थे कि जी यहाँ पर लोड शेडिंग जो है, ये बिजली की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है, हम आते ही जो है पूरे मुल्क को रोशन कर देंगे, हम गैस और बिजली की तमाम का लोड शेडिंग को खत्म कर देंगे। लेकिन हकीकत मुख्तलिफ थी और अब आपने देखा कि ये जितने भी दावे थे, पहले 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर साल, फिर 2 साल और आज जो है वो फिर 2018 पर आ गए। तो कौन ये जानती है कि झूठ कौन बोलता है, आवाम को बेवकूफ कौन बनाता है, आवाम को इस तरह की लॉलीपॉप कौन देता है। क्योंकि जब हमने जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में हमने जिस तरह से यहाँ पे पावर के मंसूबे शुरू किए गए और उसको किस तरीके से इन्होंने सबूताज किया और तमाम तरह एलिगेशन लगाए, आज वही तमाम काम जो है ये कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सब इनके झूठ और ये जिस तरह नैब को यूज किया जाता है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। हामिद सईद काजमी साहब का जो केस था, एक इतनी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी को किस तरीके से उनकी तस्लील की गई, उनको मीडिया ट्रायल किया गया, उनका कैरेक्टर एसोसिएशन किया गया। आज अदालत ने उनको 22 साल बरी कर दिया कि उनके ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन नहीं हुए। सैफुर रहमान ने किस तरीके की पीपल्स पार्टी का के साथ किया, माजी में नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, और आज जो कुछ हो रहा है, चाहे डॉक्टर आसिम की शक्ल में हो, शकील मेमन की शक्ल में हो, या पीपल्स पार्टी के जिस तरीके से मुस्तकिल कहा जाता है कि जिस टीम के अंदर हुकूमत नहीं है, तो और सूबों के अंदर किस तरीके से चल रही है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तमाम इदारों का एहतराम किया, जमहूरियत का एहतराम किया, अदालतों का एहतराम किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर को हैंग कर दिया गया हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया हो, लेकिन कभी हमने इदारों के खिलाफ कोई ऐसी काम नहीं किया जिससे जो है हमारे सर। सही। अच्छा, ये कहिएगा मैम के को चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक सदर मुमलिकत भी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, अब बड़े क्रिटिकल हैं प्रेजेंट हुकूमत के, और अब शायद कुछ खुल के इसका इजहार भी कर रहे हैं वो। और साथ ही साथ पनामा लीक्स का फैसला महफूज हुआ है, 1 माह गुजर चुका है, यानी गुज़िश्ता रोज़ 23 मार्च को अब 1 माह हो चुका, 23 फरवरी को वो महफूज हुआ था। PPP का क्या मौक़िफ़ है, इस बारे में कोई आवाज़ उठाने का इरादा है या बस चुप साध के इंतज़ार किया जा रहा है जैसे पूरी कौम इंतज़ार कर रही है? देखिए, मैंने अभी एक बात आपसे की थी कि पीपल्स पार्टी ने इदारों का एहतराम किया है। हम कोर्ट में नहीं गए थे, हम चाह रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर का अवाम एहतसाब करें, मुंतखब नुमाइंदे इनका एहतसाब करें। ठीक है, PTI कोर्ट में गई और हमेशा यही हुआ है कि पीपल्स पार्टी के तो खिलाफ फैसले आए, लेकिन इनके हमेशा इस तरह महफूज। अगर यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर होता तो उसे कब का घर भेज दिया जाता, नाअहल करार दे दिया जाता। सही है, ठीक है। अदलिया ने उसको रिजर्व क्यों रखा हुआ है, उसको महफूज क्यों किया हुआ है फैसलों को? फैसले जल्द से जल्द आने चाहिए और अवाम जो है वो कशमकश का शिकार है। अदलिया को अपना जो किरदार है वो न्यूट्रल तरीके से अदा करना चाहिए, क्योंकि अवाम ने अदलिया की बहाली के लिए जो जद्दोजहद की है, जो उसमें तमाम सियासी पार्टियों ने किरदार अदा किया है, अदलिया को अपना वकार जो है वो मैं समझती हूँ कि उसको बहाल रखना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका मैम शाहिदा रहमानी साहब, आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर है, कराची ग्रीन लाइन बस सर्विस है, वाटर सप्लाई का मंसूबा है, कराची सर्कुलर रेलवे है, आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी तादाद में तरक्याती मंसूबे
कराची की आवाम को वाकई में रिलीफ मिलेगा या बस ये बस मंसूबे इनका ऐलान कर देना ही काफ़ी है? नहीं, मैं समझता हूँ कराची के अवाम के जो पुराने मुतालिब हैं वो सारे अभी उनकी शुरुआत तो हो गई है डेवलपमेंट के हवाले से। देर नहीं कर दी? नहीं, मकसद एक प्रोसेस टाइम है, उस हवाले से तो सारी चीज़ें फंड्स के हवाले से, कुछ फंड्स जो CBA का जो हमारा है उस हवाले से आए हैं, कुछ फेडरल हुकूमत दे रही हैं। तो बेसिकली वो होता है जो जिसका ग्राउंड होम ग्राउंड है, जिसको होम ग्राउंड रियलिटी तो यहाँ पे कराची पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के पास है या MKM है, MKM के हिस्से बखरे हो गए, पीपल्स पार्टी करने का शायद इरादा नहीं अपना रखती। जितना शेयर है वो सब जगह ना K4 मनसूबा वाटर का जी। पानी का जो कराची का बड़ा सबसे, उस समय 50% वफा की हुकूमत दे रही है। जी ग्रीन बस लाइन वाला मसला वो वफा की तरफ से। जी। अब सर्कल रेलवे का मसला है CPA के हवाले से। सही। कराची में सबसे, कराची की जो मैं जो बड़ी बात, सब आप मीडिया के लोग जो मुखालिफी में हमारे ये बात करेंगे, कराची में सबसे इस दौर हुकूमत में चीज़ मिली वो अमन की मिली। सही है। अमन होने से हमारा एक गरीब सा आदमी, सबसे जो पुअर क्लास है उससे लेकर ऊपर तक सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उससे खुशहाली हो रही है। लोगों में एक टेंशन था पहले, नफसियाती तौर पे लोग काफ़ी डिप्रेस हो गए थे कराची के हालात से, वो उस सारे माहौल से अब बेहतरी आ रही है। यही बेहतरी आगे हमें किसी मंजिल जो हम ख्वाब देख रहे हैं जी, तो हमारा कंट्री, हमारा वतन, हमारा ये पूरे खित्ते में हमारा एक बड़ा नाम हो, जैसे हम एशिया का टाइगर कहते हैं, दूसरी बातें कहते हैं, हम अपना जो इमेज है पूरी वर्ल्ड में एक पॉजिटिव वे में इमेज बिल्डअप करें, उसमें सब पूरी कौम के हर फर्द को अपना एक पार्ट प्ले करना है। सही है। सारे जरदारी साहब का जो बयान था, वो जो हुक्मरान पुल सड़कें बना रहे हैं, इससे सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ फ़ायदा और कमीशन हासिल कर रहे हैं, इस पर मैं आपसे कमेंट लूँगा, लेकिन एक ब्रेक ले लूँ आपकी इजाज़त से। नाज़रीन, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा वेलकम करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी, जो कि सदर हैं अक़लियती विंग के सिंध के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जरदारी साहब साबिक़ सदर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी हैं, वो बड़े क्रिटिकल हैं प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के, यानी नवाज़ साहब के, और ये कहते हैं कि जी हुक्मरान इस वक्त जो पुल बना रहे हैं या सड़कें बना रहे हैं, जो नए नए मनसूबे शुरू कर रहे हैं, वो सिर्फ कमीशन हासिल करने के लिए है। कहाँ तक दुरुस्त आप समझते हैं उनकी बात? नहीं, मैं समझता हूँ जो डेवलपमेंट हो रही है वो सबके सामने, ठीक है। कमीशन के हवाले से बात है, वो भी सिंध के लोग तो पूरी तरह अच्छी तरह जानते हैं तो कौन लोग किस तरह से कमीशन लेते हैं, छुपी लुकी छुपी बात नहीं है। दूसरी कि क्रिटिसाइज करना हर पार्टी के सरबराह का अपना राइट है, जमहूरी है। सही है। जैसे अभी पहले मैसा के जमहूरियत के हवाले से बातचीत हुई थी मैडम से, हाँ। तो उसमें आप देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीखी मुआहदा था डेमोक्रेसी के हवाले से। सही। उसमें हमारे कायद वज़ीर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब, उनका बड़ा एक विजन था दोनों लीडरों का, वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। 2008 से 2013 तक जो पीपल्स पार्टी का टेन्यूर था, उस समय हमने भी वो चीज़ें जो हम नहीं चाहते थे वो बर्दाश्त की और जमहूरियत को परवान चढ़ाया। अच्छा, सिंध की जो दो नुमाइंदा जमातें हैं, जो एक पीपल्स पार्टी कहलाती है, दूसरी MQM, उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो अपनी यानी कदम जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक जमात और आ गई है, पाक सरजमीन पार्टी। इस वक्त हमारे साथ वाइस चेयरमैन हैं पाक सरजमीन पार्टी के अशफाक मंगी साहब टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अशफाक मंगी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नौंगी साहब, ये एक तो 23 मार्च को चले, एक साल मुकम्मल हो गया, यौम तासीस भी मनाया गया गुज़िश्ता रोज़ पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से। आप क्या समझते हैं, कराची की आवाम के जो मसाइल हैं वो शायद वहीं के वहीं हैं, बहुत अरसा गुजर गया, अमन कायम करने के दावे किए जाते हैं, वाकई में आप समझते हैं अमन कायम हो गया है? फिर गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जी मंगी साहब।
देखें, सबसे पहले तो जो कल आपने प्रोग्राम देखा, हमारा जो योम तासीस था, जी जी। हमने तो योम पाकिस्तान के तौर पर हमने मनाया, और आपने देखा कि कल हमने जो कन्वेंशन किया था वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारान का और जो है वर्करों का था। अल्हम्दुलिल्लाह ये नश्तर पार्क वो है, ये एक सियासी हैसियत रखता है ये ग्राउंड। यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े यहाँ पर जलसे किए हैं, और लेकिन हमने सिर्फ ये वर्करों का जो है वो कन्वेंशन किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपने देखा कि कराची की आवाम ने, कारकुनान ने जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ शिरकत की, और वहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब ने जो कल खिताब किया वो आपने देखा कि वो पूरे पाकिस्तान के हवाले से खिताब था, लेकिन हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि पाक सरजमीन पार्टी जब से वजूद में आई 1 साल के बाद आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में हमारा सेटअप है, और पूरे पाकिस्तान के हमने जिम्मेदारान को भी जो है बुलाया था। सही। लेकिन कराची के हवाले से जो हमने अल्टीमेटम भी दिया पाक सरजमीन पार्टी ने, और मुस्तफा कमाल भाई ने जो है वो बिल्कुल वाज़ेह कहा, हमने 6 अप्रैल को जो है हमने जो कॉल दी है उसमें इंशाल्लाह ताला 6 तारीख से पहले हम अपना लाएअमल आपको बिल्कुल मीडिया के जरिए जो है हम आवाम को जो है और आपको आपके तवज्जुह सबको हम बता देंगे। सही है कि हमने पूरा प्लान बना के रखा है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कराची में आपने अमन अमान की बात की है। जी जी। तो ये तो जो भी आपको पता है, पहले कराची के हालात बहुत खराब थे, लेकिन ये पूरा क्रेडिट जो है वो रेंजर्स को जाता है। वो कुछ तो बेहतरी आई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। ये और मौजूदा वफाकी हुकूमत का भी इसमें कुछ अमल दखल समझते हैं? हमारे अल्टीमेटम में जाहिर है सबसे पहले हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, अमन अमा की बात करेंगे, उसके बाद आप देखें कराची जैसा शहर जो है वो कचरे का ढेर बन चुका है। आज कराची को जो है लावारिस कर दिया है। हुक्मरान क्या कर रहे हैं, आप देखें कि कचरा उठाने के लिए मलक रियाज साहब जो है वो आ रहे हैं कि मैं जो है वो कराची से कचरा उठाऊं। अफसोस की बात है कि कराची वो शहर है जो 70% जो है वो रेवेन्यू देता है, यानी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू वो कराची से आता है, सिंध से आता है। लेकिन आप देखें ये कराची वो है जो सिंध का दारुल खिलाफा है। अच्छा, अगला लाहे अमल ये बताइएगा मंगी साहब, ना सिंध हुकूमत को कोई जो इसमें कोई दिलचस्पी, मंगी साहब ये फरमाइएगा जो सफाई सुथराई हो। मंगी साहब ये फरमाइएगा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। अल्टीमेटम तो दे दिया आपने कि मसाइल हल हो जाएं, अगर मसाइल हल ना हुए 6 अप्रैल कुछ ज़्यादा दूर तो है नहीं, 6 अप्रैल तक मसाइल हल ना हुए, जो कि उम्मीद है कभी के शायद 6 अप्रैल तक मसाइल ना हल हों, आप अगला क्या लाहे अमल पीएसपी का होगा? क्योंकि दावे भी साथ साथ किए जा रहे हैं 2023 में पीएसपी का वजीर आजम होगा इस मुल्क में। अभी 2018 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें सिंध में कामयाबी हासिल करेगी पीएसपी। इतने कम वक्त में इतने कामयाबी के दावे करना कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि 2 आदमी आए थे, 2 आदमियों की ये पार्टी थी, और जब पार्टी बनी तो चंद लोग थे हम लोग, उसके बाद आप देखें आज लाखों लोग जुड़ गए हैं। तो ये तो मैं आपको कल भी हमने बात की थी, मैंने भी बात की थी, हमारे चेयरमैन साहब ने भी आखिर में जो आप उनका भी ऐलान सुना। मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है ना आवाम हमें जो है वो चाहती है, और मुस्तफा कमाल भाई जब कराची के नाज़ में आला था, मेयर था, तो उस वक्त डिलीवर किया था कराची में, तो आवाम जो है वो पसंद करती है। हम इंशाल्लाह ताला कराची समेत आप देखेंगे सिंध की बड़ी जमात होगी पाक सरजमीन पार्टी, और हम इंशाल्लाह स्वीप करेंगे, तमाम सीटें स्वीप करेंगे, हैदराबाद, कराची, नवाबशाह, सक्खर, आप देखेंगे हम स्वीप करेंगे, मीरपुर स्वीप करेंगे। तो इंशाल्लाह बड़ी हमारी पार्टी होगी, और सिंध का वजीर आला जो होगा इंशाल्लाह ताला वो हमारा होगा। और आप देखेंगे कि वफाक में भी हमारी जो है वो इंशाल्लाह कौमी में और सेनेट में, और आप देखेंगे वहाँ भी हम जो है अपना जो रोल प्ले करेंगे। लेकिन 2017 में इलेक्शन होती है या 18 में होती है, इसमें तो हम दावा करते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी पार्टी होगी। अच्छा, 2017 में भी हो सकते हैं क्या? जो है वो हम बनाएंगे सिंध में इंशाल्लाह। 2017 में भी हो सकते हैं क्या इलेक्शंस? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बता दीजिएगा कुछ और सुना है जिस तरह से पाक सरजमीन पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं उसमें कुछ मजीद MNAs और MPAs भी हैं, क्या अभी जो शामिल हुए हैं, अब तक जो शामिल हुए हैं, लेट्स पुट इट दिस वे, जो PSP में MNAs और MPAs, उनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने जो आपका अपने इस्तीफे का क्या हुआ? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखो आपको नॉलेज होनी चाहिए, माशाल्लाह आप बहुत सीनियर एंकर हैं। मैं PS 127 से MPA था। मैंने जब रिजाइन दी थी तो वो बिल्कुल रिजाइन एक्सेप्ट हो गई थी। उसके बाद इलेक्शन हुई,
वहाँ पर जो MQM ने वहाँ से लूज की थी। हाँ। और वहाँ से पीपल्स पार्टी जीत गई थी। सही। मुर्तजा बलोच जो है वहाँ से इलेक्शन में वो जीत गए थे। हाँ। तो मुझसे पहले डॉक्टर शकील साहब ने रिजाइन दिया था, इफ्तिखार आलम ने दिया था, वो वहाँ पर इलेक्शन हो गई। हाँ। वहाँ भी जो MQM को समझो बुरी शिकस्त हुई, 10-10 हजार वोट लिए थे जहाँ 60-70 हजार ये वोट लेते थे। हाँ। तो कहने का मकसद है बाकी जिन लोगों ने रिजाइन दिए, हाँ। उनकी जो है वो असेंबली में रिजाइन है। उनका असेंबली स्पीकर का काम है कि आसिफ हसनैन साहब हैं, अभी अब्दुल्ला शेख हैं, हफीजुद्दीन साहब हैं जो PTI से आए थे। स्पीकर का काम है उनकी जो है वो उन लोगों ने रेजिग्नेशन दे दी है ना, अब उनका काम है कि वो एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, वफाकी हुकूमत का कितनी सपोर्ट वफाकी हुकूमत की हासिल है इस वक्त? PSP को काम करने दिया जा रहा है, कोई कदगन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है? देखिए, हमें जो सपोर्ट है वो अल्लाह की सपोर्ट है, अल्लाह की मदद है। और जो हम कहते हैं कि जो ये लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वफाकी हुकूमत, तो हमारी तो इस्टेब्लिशमेंट, हमने बार बार कहा है कि अल्लाह ताला ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑफिस वहाँ खुल गई हैं। और सिंध समेत, सिंध में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा जो है वो हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब बलूचिस्तान, पंजाब, KP के गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वहाँ भी हमारी जो है वो ऑफिस खुल चुकी हैं। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। और हम बिल्कुल ये दावा करते हैं कि आने वाली ये सिंध हुकूमत तो हम इंशाल्लाह PSP बनाएगी। अच्छा, गवर्नर सिंध जो अब चेंज हुए, नए गवर्नर सिंध आए मोहम्मद जुबैर साहब, उनसे कैसे ताल्लुकात है? मुलाकात भी हुई थी वक्त की PSP के? देखें, हमारे ताल्लुकात किसी से भी खराब नहीं है, लेकिन जो हमारे मुल्क में काम नहीं करेगा, चाहे वो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हो या सिंध हुकूमत का नुमाइंदा हो, हमारे ताल्लुकात किसी से भी खराब नहीं है। अवाम का काम नहीं करेगा, हमारे मसले हल नहीं करेंगे, अवाम को तकलीफ होगी, तो फिर उनसे हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, चाहे कोई भी हो। सही है। अगर MQM पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो शायद कराची के लिए बेहतर हो, क्या समझते हैं आप? देखो, MQM को हम खुदाफिज करके आए हैं, और MQM पाकिस्तान, तो मुझे तो हंसी आ रही है, ये एक ही MQM है, लंदन अल्ताफ हुसैन साहब की MQM है। अच्छा। MQM पाकिस्तान को तो हम मानते ही नहीं है। ये भी चंद लोग जो हैं, इंशाल्लाह ताला वो आप देखेंगे, वो सब लाइन में है और इंशाल्लाह पाकिस्तान रनिंग पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, ये भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा वो आपसे। PSP को ये कहा जाता है कि जी, या देखा गया है जो कि अमूमी तौर पर, कि मुस्बत सियासत को फ़रोग़ देने में इनका बड़ा किरदार रहा है। अब क्या इस बेसिस पर, और एक और भी अगर इसमें पॉइंट शामिल कर लिया जाए कि MQM की जो तकसीम हुई, आप कह रहे हैं कि लंदन, वो बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि लंदन है, लेकिन वो यहाँ पे MQM पाकिस्तान के नाम से काम कर रहे हैं, और वो कुछ उनके साथ शामिल हो गए जो लंदन वालों के साथ, कुछ पाकिस्तान में हैं। आप इसके टुकड़े होने के बाद या MQM के बिखरने के बाद, ख़ास तौर पर 2018 में PSP के क्या चांसेस आपको नज़र आते हैं? दावे अपनी जगह, ग्राउंड रियलिटी बताइएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी यही है कि देखें, अगर जो दावा कर रहे हैं फारूक सत्तार साहब सरबराह हैं पाकिस्तान के, आपके कहने के मुताबिक वो MQM के सरबराह हैं, लेकिन फारूक सत्तार साहब अब भी डिमांड कर रहे हैं कि मुझे जो है वो 90 खोल के दिया जाए। आप मुझे बताएं कि 90 तो अल्ताफ हुसैन साहब का है, फारूक सत्तार साहब का तो नहीं है। वो किस हिसाब से कह रहे हैं? तो ये ग्राउंड रियलिटी है। जब एक बंदा कह रहा है कि भाई मुझे 90 खोल के दो, भाई तुम बनाओ ना, PIB में ऑफिस बनाओ, पूरी कराची में, सिंध में, कहीं भी किसी जगह पे अपनी ऑफिस बनाए। सही है। पाक सरजमीन पार्टी ने पाकिस्तान हाउस, वहाँ पर सबको पता है, हमने अपना खैर, वो तो PIB से भी अब ऑफिस चेंज हो रहा है उनका, PIB से भी ऑफिस चेंज हो रहा है उनका। बोलो, उनको आपके तवज्जुह में ये भी कहूंगा, वो ऑफिस भी बनाए और वो अल्ताफ हुसैन साहब की MQM को छोड़ दें, दूसरी पार्टी भी बनाए। सही है, मैं मशवरा दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। अशफाक मंगी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, पाक सरजमीन पर। डॉक्टर साहब, आपसे मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। अगर आप क्या समझते हैं, वैसे PSP का कोई यहाँ पे चांस है? आप कराची के रहने वाले हैं, कराची की सियासत को, सिंध की सियासत को ख़ास तौर पर देखते हैं। जिस तरह से हमने गुफ्तगू शुरू की थी कि जी पीपल्स पार्टी और MQM, ये दो नुमाइंदा जमातें कराची की समझी जाती हैं, PSP की गुंजाइश आपको नज़र आती है? नहीं, मैं समझता हूँ कराची के जो मौजूदा हालात हैं, उसमें MQM के जो मुख्तलिफ ग्रुप हुए हैं, उसमें जिनका ग्रास रूट में वोट बैक होगा, उनको आइंदा आने वाले इलेक्शन में उनको बेनिफिट होगा। कराची के स्पेशली खुसूसियात, उसमें हमारी पार्टी आप देखेंगे, पिछले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें उनकी दल देखें। सही। यहाँ जो कैंटनमेंट वार्ड के इलेक्शन हुए थे, उसमें भी हम
दूसरे नंबर पे आए थे, उसमें तीसरे नंबर पे आए थे। तो मैं समझता हूँ जो आने वाले इलेक्शन में यहाँ हमारे पार्टी का, हमारे कायद का, मियाँ साहब का एक बड़ा वोट बैंक कराची में स्पेशली में ये सही। तो लोगों की काफ़ी तादाद में हमारे पार्टी के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ सिंपैथी, हमदर्दी है। उसी बिना पे आने वाले इलेक्शन में जैसे दावा तो हर आदमी का राइट है, जो भी इलेक्शन के हवाले से मैं आप ठीक है। तो जब रिजल्ट आएगा जो ग्राउंड रियलिटीज है उसमें सबको पता लग जाएगा सही तो अवाम किस पार्टी को अच्छा मियां नवाज शरीफ की या उनकी पार्टी की, जो आपकी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, इसकी सिंध में एक्सेप्टेंस कैसी है, या मियां नवाज शरीफ साहब की एज ए पर्सनालिटी उनकी कैसी एक्सेप्टेंस है? ख़ासतौर पर अभी कुछ अर्से पहले वो होली की तकरीब में भी आए थे और भरपूर शिरकत की थी उन्होंने। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सिंध के लोगों के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है, उनके साथ हमदर्दी है। उनके जो इश्यूज प्रॉब्लम हैं उनके हल करने में वो ज़ाती तौर पे दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन फिर भी जीती कभी नहीं नून। नहीं, मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूँ। हाँ। आगे चलते हैं जी। तो सिंध में आप सोचें तो जो मोहतरमा का जो वाक़या हुआ था जी जी, उसके बाद 2008-13 के दरमियान उनको समझो एक नेचुरल जो हमदर्दी थी सिंध के लोगों के हवाले से पीपल्स पार्टी के अकाउंट में गई। सही। 2013 का जो इलेक्शन हुए में कराची से एमएनए भी हमारे आए, एमपी भी वो फिर पीपल्स पार्टी में चले वो जाए तो अलग बात है। मैं आपके रिजल्ट जो 13 की आ रही थी उसमें कराची में भी हमें ऐसा मिला था। ठीक, ऐसा नहीं कराची सिंध से नहीं मिलता। अंदरून सिंध में हमारे काफ़ी पार्टी के जो मकसद है उसमें जैसे बदीन ज़िले से हमारे सिंध का जो प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्माइल राव, वो उस टाइम पे तकरीबन 1500-2000 वोट से पीपल पार्टी जीता हुई थी। ठीक है। जब बाई इलेक्शन हुए तो उसी सीट पे उसी हमारे सिंध के सदर मोहम्मद इस्माइल राव साहब बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। सिंध के तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है तो उनकी हुकूमत हो और बाई इलेक्शन में उनका कोई मुखालिफ उनसे इलेक्शन जीता हो। सही। दूसरी बात ये आपने अकलियतों के हवाले से बात की जी। तो मैं समझता हूँ अभी हालिया ही मैंने 14 मार्च को हमारा जो एक बड़ा त्यौहार होता है होली, उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ आए थे। इससे पहले हमने हमारा जो दिवाली का फेस्टिवल था 2015 में तभी हमने दावत दी। ये पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर जो हमारी हिंदू बरादरी के जो बड़े त्यौहार हैं उसमें आके शरीक हुए और ये पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज गया। तो पाकिस्तान में जितने भी अकेले रहने वाले हैं पाकिस्तान की रियासत उनके साथ हैं। लेकिन अभी जो पिछली एक और तकरीब थी, शायद मैं गालिबन वो तकरीब भूल रहा हूँ या वो त्यौहार कौन सा था, बिलावल भुट्टो भी मंदिर का उन्होंने दौरा किया था और वहाँ भरपूर उन्होंने शिरकत की थी। वो होली के हवाले से दिवाली जो 2015 में मैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, रियासत के हवाले, स्टेट के हवाले से, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के जो सरबराह हैं जी जैसे बिलावल भुट्टो साहब वो भी आए थे, इमरान खान सब करते हैं, सब आए थे। ठीक है, सही। जो भी अच्छी चीज़ें, जी पॉजिटिव चीज़ें इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, कौम के लिए मिलती हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर के हिस्से से मैं ये समझता हूँ। सही। 2018 में नून लीग की क्या हिकमत अमली है, ख़ासतौर पर अगर कराची की हम सियासत के हवाले से देखें तो क्या अभी भी वैसे ही स्टांस है कि शायद एक आध सीट मिल जाए तो ठीक है वरना कोई इतना ज़्यादा नहीं? मैं समझता हूँ इस वक्त जो कराची के हालात हैं, जो उसमें डेवलपमेंट हो रही है, जो कराची का अमन बहाल हुआ है, उसमें 2013 के जो हमारी पार्टी की पोजीशन हुई उनसे काफ़ी बेहतर होगी। 2018 का जो एक दफ़ा फिर से हमने नारा सुन लिया कि बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, आप क्या समझते हैं वाकई में होगी? नहीं, आप थोड़ा इसको फ्रेंकली या जो फैक्ट जो हकायक है आप सोचें, मुशर्रफ का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था जी। इस समय पिछले जो 12-14 साल का जो टाइम था उसमें बिजली पे कोई काम ही नहीं हुआ, कोई एक छोटा सा कारखाना भी नहीं लगा। सही। हमारे हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ने, वफा की हुकूमत ने उस पर सबसे प्रायोरिटी टॉप पे जो फोकस किया है वो एनर्जी पे किया है। अभी भी आप देखें जिन इलाकों में, जिन एरिया, पूरे मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, जहाँ बिलिंग होती है वहाँ लोड शेडिंग है ही नहीं। ये कराची के हालात देखें और जो बड़े शहर हैं जहाँ बिलिंग नहीं है, लोग ऐसे ही कड़ाकुंडी जो इलीगली इस्तेमाल करते हैं
वहाँ पे लोड शेडिंग है, कुंडा सिस्टम जो कहते हैं जी। असल देखें ना, हमें पाकिस्तान में लोगों को कोई भी किसी सूबे का हो टैक्स देना हम अपनी अच्छा ही नहीं समझते, बिल देना हम अच्छा ही नहीं समझते। आप देखें एक सिविल सोसाइटी के लोग देखें, एक शहरी केसेस से हम कतार में खड़ा होना पसंद नहीं करते, ट्रैफिक का सिग्नल होते हैं उसका एहतराम नहीं करते। हॉस्पिटल जो हम देखें वहाँ सिगरेट पी रहे हैं, कैसे उनके हालात अंदर के होते हैं एज ए मेडिकल सेहत के हवाले से। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब कुछ तो हर आदमी के ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करती है। तो अपने उस एरिया को, उस खित्ते को, उस बेल्ट को जिस एरिया में हम रह रहे हैं साफ़ सुथरा रखें, एक आइडल बनाए। तो हम दुनिया के जो अभी ग्लोबल विलेज बन गए उसमें हम अपनी छोटी सी कोशिश की वजह से खुद हम भी बेहतरी कर सकते हैं। कानून को हम फॉलो करें तो फिर कानून का एहतराम करें हो सकते हैं। तो जो मैं समझता हूँ जो लोड शेडिंग है जी, जो मैं कभी उम्मीद खुद ही काबू पा सकते हैं, उसमें काबू पा सकते हैं। दूसरी जो हमारे बड़े उस पे एनर्जी पे काम हो रहे हैं जी, वो काफ़ी प्रोसेस में हो सके तो 2017 के एंड में उसमें काफ़ी और मज़ीद बेहतरी आ जाए। और 18 तक मैं समझता हूँ जिस तरीके से स्पेशली मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहा हूँ, वो उनकी जो पर्सनल प्रायोरिटी है वो सबसे पहली ये तो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस। सही है, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से और जो दीगर तरक्याती मंसूबे वफाकी हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर जो शुरू किए गए हैं उनकी हकीकत क्या है हम जान लेते हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं आप, जिस तरह से आज हमारे साथ डॉक्टर शाम सुंदर अडवाणी हैं और ये माइनॉरिटी विंग के सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ज़ाहिर है अपने कायद की या अपनी पार्टी की तारीफ तो वो करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है जो इतने बड़े बड़े मंसूबे उनके ऐलान किए जाते हैं, फिर मंसूबे शुरू भी होते हैं और फिर दावे किए जाते हैं कि जी फलाने साल में 2018 में अब ये नया दावा किया गया है, पहले ये दावे किए गए थे कि जी 2013 में, 2016 में और उससे पहले कई दफ़ा ये दावे वादे सुनते आए कि जी बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। अब फिर 2018 का सुन रहे हैं, ये वादे कभी पूरे होंगे आपको लगता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अपने हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, इनको नमस्कार और अल्लाह करे ये वादे जो है पूरे हो। मैं तो सबसे अगर सिंध के हवाले से हम बात करें, पूरे पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ये ज़रूर है कि फोकस नवाज शरीफ साहब का टॉप 10 प्रायोरिटी में पंजाब है और वहीं पे सबसे ज्यादा तवज्जो है, वहीं से ज्यादा वहीं पे रास्ते और डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अगर उसके बाद अगर आप देखें तो फिर बलूचिस्तान या फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की थोड़ी बहुत अब बारी आई है, बलूचिस्तान पे थोड़ी तवज्जो है। और वो देखें सी पैक जो है बलूचिस्तान में से गवादर तक है, गवादर से आगे कोई सी पैक नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी 3 से 4 रोज पहले हम वहां से वापस आए और वहां पे हमने तमाम लोगों से गुफ्तगू भी की, बहुत लोगों से बातचीत भी की और सारी चीजें वहां पर तो लगता है कि गवादर तक है और गवादर ही में लगता है उससे आगे डेवलपमेंट अल्लाह करे चली जाए। और सिंध पे देखिए अब तवज्जो दी है, अब वो कहते हैं कि मैं पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में आऊंगा। नवाज शरीफ साहब अल्लाह करे आए, बिल्कुल उनका वतन है, उनका पाकिस्तान है, वजीर आजम पाकिस्तान है वो। और अब छठे में 1 अरब रुपए का उन्होंने अनाउंस किया है, वो किस तरह होगा क्या होगा, क्योंकि थर के हवाले से डॉक्टर साहब बता सकेंगे। याद होगा थर में जब डुकार, हमारे सिंधी में कहते हैं डुकार, जो कहत साली आई थी तो 1 अरब रुपए का अनाउंस हुआ था। फिर सिंध गवर्नमेंट में और वफाकी हुकूमत में एक टाई हो गया मामला, वो कहते हैं कि 70 करोड़ रुपए हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए हमने दे दिए, 30 करोड़ रुपए दूसरी जगह दिए गए। क्या हुआ, क्या किस तरह से, ये मामला नहीं। अब यहाँ पे कराची में ग्रीन लाइन बस, ऑरेंज लाइन बस वाले मामला चल रहे हैं, उसमें जारी का वफाक का एक बड़ा हिस्सा है और अल्लाह करे वो वक्त पे हो बनना मुकम्मल होना शुरू हो जाए, क्योंकि उसमें तवालत होती जा रही है। तवालत जरूर हो लेकिन जहाँ तक की जो ऐलान है, जहां तक का वादा है, पहले उसको पूरा हो जाए। वो ग्रीन लाइन की और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके ज़ाहिर बजट में भी फिर इजाफा हो गया। बिल्कुल बजट में इजाफा हुआ है भाई, जहां तक है पहले उसको कंप्लीट करते जाए, आगे उसको बढ़ाते जाए, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जब एक टाइम में होगा तो वो तो काफी सारा टाइम आगे हो गया। अब देखो ना, ये जो हाईवे है, हाईवे के ऊपर भी शिकायत तो है ना कि एक जो सुपर हाईवे था उसको 6 रोहिया करके मोटरवे का नाम दे दिया गया है। उसमें बात एक हद तक सही है, लेकिन खुशी इस बात की है कि चले सुपर हाईवे ही कम से कम
डेवलप होके वो मोटरवे तो बनाया जा रहा है। सही। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा इम्तियाज साहब कि बिजली है, गैस, पानी, सड़कें, इस तरह के मंसूबे, अच्छा फिर लैपटॉप स्कीम्स और सेहत कार्ड और ये सारी चीज़ें, और सी पैक, वो तो जाहिर है उसको तो एक ओवरऑल गेम चेंजर कहा जा रहा है। आपके ख्याल में क्या नून लीग की जो सियासत है उसका महवर वाकई में आवाम की खिदमत होती है जब भी मियाँ साहब आए हैं, या फिर ये अब जो आके ऐलानात किए जा रहे हैं तकरीबन 4 साल पूरे होने पर ये दोबारा से इक़्तिदार का हुसूल है? देखिए, ये सिर्फ दूसरे सूबों में जरूर आप कह सकते हैं सऊद कि दूसरे सूबों में जाके अब अनाउंसमेंट की जा रही है। पंजाब में ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी ये है कि पंजाब में सुपर अक्सरियत है, उसको काबू रखा जाए बस। सही। और यही इमरान खान का एक टारगेट है कि पंजाब में किस तरह से डैमेज किया जाए और वो जो अक्सरियत है मैं कैसे हासिल करूं। अदरवाइज 3 सूबों को कोई लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है, चाहे उसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब हो अपनी एक मामले के लिए कि देखे ना, अभी हमें इतलात के मुताबिक सिंध में एक्सिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई हकीम बलोच को क्यों खो दिया आपने? हकीम बलोच भी तो आपके साथ थे ना, हकीम बलोच ने सारी चीजें आपके साथ की। सिंध के अंदर वाहिद इलेक्टेड MLA अगर कोई था तो हकीम बलोच था। अब वो शिकायत कर करके अब गुलाम मुर्तजा जतोई साहब जो है वो मेरे ख्याल है कि उनके पास कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है, कोई एक अच्छा ऑप्शन होता तो वो भी छोड़ के जा चुके होते। तो अब वो जब वो आपके हाथ से वो भी निकल गए, अब आप तवज्जो दे रहे हैं सिंध के अंदर, बोल रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, तो अब हर डिस्ट्रिक्ट में वो भी उनकी बदौलत है जो शिराजी बरादरान। देखिए, शिराजी बिरादरान जो है ना, शिराजी बिरादरान की अपनी हैसियत है, वो कम से कम ये कि अवाम के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनको भी कभी कभी जरूरत पड़ती है कि जिस पावर सिंध गवर्नमेंट से जाहिर है कि उनकी उस तरह नहीं बनी जिस तरह बननी चाहिए थी, तो उन्होंने एक पावर शो किया प्राइम मिनिस्टर से को बुलाकर। लेकिन बाज लोग ये भी कहते हैं कि खुद वजीर आजम की ख्वाहिश थी कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर अपना छक्के में या सिंध में कोई एक एंट्री होनी चाहिए और सॉलिड एंट्री होनी चाहिए, तो वो गई। अभी एक जगह और फरमाइश की गई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, वो कराची से मुतालिक है, जनाब वहां पर बुलाया जाए, मैं आना चाहता हूँ। तो वहां भी हो सकता है कि वो आए। एक कराची की एक अहम शख्सियत है और उनका ताल्लुक भी हमारे बहराड़ी से यानी देही इलाकों से है, तो एक अच्छी चीज है। अब उसमें अब तनकीद तो हर चीज पे होती है, अल्लाह की करे उनकी नेक नियति के साथ मामलात हो, सियासत से हटके हो। अब ये बिजली के मंसूबे जो हैं, अगर इस पे एक डिटेल डिबेट की जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, उस इन्वेस्टमेंट को अब तक क्यों नहीं 2017 तक क्यों नहीं हुआ? यही है कि ये इन्वेस्टमेंट है यानी सरमायाकारी है या फिर ये कर्जा है, ये भी एक मामला है। खैर, इस पे हम तफसीली तौर पर ज़रूर कभी आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। डॉक्टर साहब, आपसे बस चलते चलते एक जो अभी थोड़ा देर पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि होली के त्यौहार पे भी वज़ीर आज़म साहब आए, इससे पहले भी 2 साल कबल आप लोगों ने बुलाया था तो वो ज़रूर आए थे। माइनॉरिटीज़ के लिए हर आने वाली हुकूमत कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करती है। आपको सही मानों में अमली इक़दाम किस पार्टी की तरफ से नज़र आते हैं? आप जिस पार्टी से हैं वो आप उससे कतई नज़र उससे हट के गई। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, तो स्पेशली तौर पे मैं समझता हूँ जो पार्टी जिनकी सोच जमहूरी है, रोशन ख्याल सोच जिसके हैं, जिसको लिबरल कहें, वो जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, मीडिया के भी फोर्स, वो सारी जो इन लोग वो सोच है वो सारी की सारी मिनार्टी को अहमियत देती है। सही। स्पेशली मैं जो अभी होली के हवाले से आपने बात की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी हिंदू बिरादरी अक़िलत के लिए 50 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा एक खुश आइंदा बात है जो मिनार्टी को ये खुसूसी अहमियत दी गई है और इतनी बड़ी तादाद में फंड्स का ऐलान किया गया। खाली ऐलान तो नहीं रहेगा, कुछ खाली ऐलान नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब, आज आप प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शिरकत की आपने। नाज़रीन, अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर भेजिएगा हमारी ईमेल एड्रेस पर। सऊद ज़फ़र को और न्यूज़लैंड की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।